morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn money and inflation. आज हम लोग मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे. ओके, इसमें जितने भी आपको बातें बताई जाएंगी ये सभी बातें परीक्षा उपयोगी होंगी. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. सबसे पहली बात, मैं एक एक करके आपको ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इससे अवगत कराऊंगा. पहली बात, सर जॉन मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है. ठीक है, किसके अनुसार आप इसे भी जाने. जॉन मार्शल के अनुसार मुद्रा क्या है? मनी वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र यानी अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है. ओके, ये तो आप एक परिभाषा जान गए. उसके बाद दूसरा जो टॉपिक्स है वो इस प्रकार से है, इसे भी आप गौर करेंगे. सर थॉमस ग्रेसम के अनुसार यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है, इसे आप गौर करेंगे. यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है. यह बात किसने कहा था? कभी कभी एग्जाम में आप पीजीटी, टीजीटी या कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से आपको एक डिफिनेशन लिखना पड़ता है. तो सर थॉमस ग्रेसम का यह परिभाषा था. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं चैडलर के अनुसार. तो आप दो परिभाषाओं से अवगत हो गए. एक सर थॉमस ग्रेसम के अनुसार क्या परिभाषा थी, आपने इसे जानी. उसके बाद सर जॉन मार्शल की क्या परिभाषा थी. हम लोग पढ़ेंगे चैडलर के अनुसार. ओके, सरकार केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व यानी नेट मॉनेटरी लायबिलिटी मुद्रा है. क्या कह रहे हैं चैडलर जी? चैडलर जी कह रहे हैं सरकार केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व नेट मॉनेटरी लायबिलिटी है. इसे भी आप गौर करेंगे. आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री बैंक को मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं. अब आप ये प्रश्न करेंगे कि कौन बैंक को मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं? तो जो आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं वो इसे सम्मिलित नहीं करते हैं. ओके, भारत में 1957 ईस्वी से मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई. यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. आप इसे गौर करेंगे. 1957 और कौन सी प्रणाली थी? दशमलव प्रणाली. ओके, आप इसे ध्यान देंगे. कब दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई? 1957 में. ओके, 1957 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा की संज्ञा दी गई. अब आप इसे भी जानेंगे कि टकसाल क्या होता है और नया पैसा संज्ञा दी गई किसे. 1957 से आप गौर करें. ओके ओके, तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा संज्ञा दिया गया. नया पैसा में से नया शब्द को 1960 ईस्वी में अलग कर पैसा कर दिया गया, यानी नया पैसा शब्द हटा दिया गया. इस प्रकार 1 जून 1964 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा से मात्र पैसा हो गया. यानी इसे आप गौर करेंगे. 1 जून 1964 को दशमलव प्रणाली, ठीक है, प्रचलित नया पैसा से मात्र पैसा ही हो गया. ओके, आप जान गए. भारत में रुपया प्रमाणिक पत्र मुद्रा है. यानी प्रमाणिक क्या है? रुपया को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक पत्र मुद्रा. आपके ऑप्शंस में रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसे आप आत्मसात कर लेंगे. ओके, जनता का सबसे अधिक विश्वास प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में होता है. यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनता का सबसे अधिक विश्वास किस मुद्रा में होता है. तो प्रतिनिधि, उसके बाद पत्र मुद्रा में होता है.
सांकेतिक सिक्का वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। इसे भी आप गौर करेंगे। सांकेतिक सिक्का के बारे में बताया गया। सांकेतिक सिक्का किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा। सांकेतिक सिक्का वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। आप समझ रहे हैं बातों को। देश में चलने वाला 1 रुपया का नोट अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 रुपया का नोट किसका एग्जाम्पल है, परिवर्तनीय ना अपरिवर्तनीय, तो आप तुरंत कहेंगे अपरिवर्तनीय मुद्रा का उदाहरण है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता है, जिसे बंद कर दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में आरबीआई नोट निर्गमन की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाता है। मैंने आरबीआई पे एक वीडियो डाली है स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर उस वीडियो को देखेंगे और अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो आपको यह समझ में आ गया कि आरबीआई जो है वह न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। किस लिए अपनाता है? नोट को जारी करने के लिए। ओके, 19 ओके स्टूडेंट्स, 1967-68 के बाद, इसे भी आप गौर करेंगे, 1967 और 68 के बाद आरबीआई ने व्यापक मुद्रा की धारणा M3 को स्वीकार किया। इसे भी आप ध्यान देंगे। आरबीआई ने किसको स्वीकार किया? M3 को। ठीक है। ओके, मुद्रा की सर्वाधिक तरल अवधारणा M1 और अतरल लिक्विडिटी सबसे, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में है, M1 में है ना M2 में है? तो मुद्रा में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में है? आप कह सकते हैं M1 में है। और विदाउट लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी नहीं होता है, वह M4 में है। सॉरी, वह किस में है? M4 में। ओके ओके स्टूडेंट, आप जान गए कि किस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो आपने जानकारी ली कि M1 में जो है वह लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और M4 में लिक्विडिटी कम होती है। इसे आप आत्मसात कर लेंगे। वाई रेड्डी की अध्यक्षता में 1998 में गठित कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के संकेतकों में व्यापक परिवर्तन का सुझाव देते हुए 4 मौद्रिक सूचकों यानी M0, M1, M2 और M3 और 3 तरलता सूचकों L1, L2, L3 के अतिरिक्त प्रति तिमाही में एक वित्तीय क्षेत्र समीक्षा को प्रकाशित करने को कहा। यानी डॉक्टर वाई रेड्डी, जो एक समय में गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन्होंने किस बात की संज्ञा दी, इसे भी आप गौर करेंगे। उन्होंने कहा M1, M0, M1, M2, M3 और 3 तरलता L लिक्विडिटी L1, L2, L3 अतिरिक्त प्रति तिमाही एक वित्तीय क्षेत्र समीक्षा को प्रकाशित करने को कहा। ओके, वाई रेड्डी समिति ने M0 मुद्रा समुच्चय के आधार पर मुद्रा या परीक्षित, इसे परीक्षित पढ़ेंगे, परीक्षित मुद्रा कहा। उसके बाद एक कमेटी आया, उनका नाम था चक्रवर्ती कमेटी, का संबंध भारतीय मौद्रिक प्रणाली का पुनः संरचना से है। यानी भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनः संरचना किस कमेटी ने सिफारिश की थी, इसे भी आप गौर करेंगे। ओके, चक्रवर्ती कमेटी ने एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बिना सौदा किए तब्दील यानी चेंज करने की स्वीकृत पूंजी खाते पर परिवर्तनशीलता खाता का परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवर्तनशील खाता क्या होती है। ओके, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक करेंसी को, माने एक जो आपका करेंसी है, दूसरे करेंसी में बिना सौदा किए तब्दील करने की स्वीकृति पूंजी खाते पर परिवर्तनशीलता, यहाँ परिवर्तनीयता का खाता परिवर्तन कहा जाता है। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ परिवर्तनीयता यानी परिवर्तनीयता। ओके, कृत्रिम मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो चलन में नहीं होती किंतु लेखांकन में प्रयुक्त होती है। इसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर क्या है? कृत्रिम मुद्रा है।
ओके, ये चलन में तो नहीं है बट इसका अकाउंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध आरबीआई करता है, यह तो आप जानते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है, देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, ये भी आप जानते हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली अपरिवर्तनीय कागज करेंसी प्रणाली पर आधारित है। इसे भी आप गौर करेंगे, किस पर आधारित है? अपरिवर्तनीय कागज करेंसी प्रणाली पर। ओके ओके, भारतीय मौद्रिक प्रणाली अपरिवर्तनीय कागज करेंसी प्रणाली, ये तो आप जान ही गए। यानी भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो अपरिवर्तनीय कागज करेंसी प्रणाली पर आधारित है। ओके, चालू खाता यानी जो करेंट अकाउंट की परिवर्तनीयता का आशय अन्य देशों के साथ सभी सौदों जिसमें वस्तुएं सेवाएं अदृश्य, जिसे इनविजिबल कहते हैं, के लिए हुए रुपये और अन्य करेंसी के साथ बिना किसी सीमा के परिवर्तनीयता है। यह परिवर्तनीयता 1990 के दशक के मध्य में क्रियाशील है। यानी आप चालू खाता के बारे में जाने। ओके ओके, उसमें जो चेंजेबल आता है वह इनविजिबल जो आइटम्स होते हैं उससे आता है। देवनागरी के अक्षर में यानी रॉ का अक्षर है वह रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते रुपये का प्रतीक चिन्ह की रचना तमिलनाडु के मूल निवासी आईआईटी मुंबई से इसका स्नातकोत्तर उपाधि यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि उदय कुमार ने किया था। यानी जो रुपये का जो डिज़ाइन है वह जो तैयार किया था वो किसने किया था? उदय कुमार ने किया था। इसे भी आप गौर करेंगे, रुपये के डिज़ाइन को किसने लाया था? उदय कुमार ने। ओके, ज्ञातव्य है कि भारत अपने रुपये का अलग प्रतीक चिन्ह रखने वाला डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरोपीय यूरो को विश्व का 5वां देश बन गया है। अब हम लोग आगे जानेंगे होलसेल जो प्राइस होते हैं उससे इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की माप के लिए केंद्र सरकार ने एक नया थोक मूल्य सूचकांक यानी न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स 2010 में जारी कर दिया है। योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाले कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर निर्मित इस सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह है 2004-2005। इसे आप ध्यान देंगे। भारत में सुलभ मुद्रा जनता के पास करेंसी बैंकों में मांग जमा राशि और बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि से बनती है। यानी जो आप देखे होंगे कि जो भारत में जो मुद्रा है, मनी है, वो कैसे होती है? जो लोग डिपॉजिट करते हैं उससे, जो लिक्विडिटी बैंक के पास रहती है उससे। ठीक है, अब आप जानेंगे डिवोल्यूशन, मनी डिवोल्यूशन, मुद्रा अवमूल्यन के बारे में। डिवैल्यूएशन जो होता है, मुद्रा अवमूल्यन का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य की गिरावट है। आप इसे भी गौर करें। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन से किसको बेनिफिट होता है? तो इससे निर्यात को बढ़ाने में बेनिफिट होता है ताकि विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो सके। अब आप रिसेशन जानेंगे। रिसेशन क्या है? अक्सर रिसेशन के बारे में आप इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़े होंगे। ओके, रिसेशन तात्पर्य मंदी की अवस्था है जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो, यानी सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है इकोनॉमी में, तब वो रिसेशन आता है। ओके, हम लोग जानेंगे स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या होते हैं? ओके, जिसमें स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ गतिहीनता भी विद्यमान होती है, यानी मोशन नहीं होता है। ओके, हम लोग जानेंगे मुद्रास्फीति के उग्र रूप धारण कर लेने पर कीमतों में इस प्रकार कमी करना कि उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, जिसे हम लोग अस्फीति कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफ्लेशन क्या है, तो आप ये परिभाषा कह सकते हैं। ओके, मुद्रा पूर्ति की कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को
डिफ्लेशन कहते हैं, विस्फीति कहते हैं। यानी विस्फीति आने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मनी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके। सस्ती मुद्रा नीति से अभिप्राय ऐसी मौद्रिक नीति से है जिसके अंतर्गत उद्योगों, व्यवसायों, उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होता है। यानी जो मुद्रा जब सस्ती होती है तो लो इंटरेस्ट पर क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड होता है। और महंगी मुद्रा होने पर एक तो चीप मनी है, यानी सस्ती मुद्रा है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, किसको फ़ायदे होंगे। और अगर डियर मुद्रा है यानी महंगी मुद्रा है तो उससे किसको नुकसान होंगे और किसको फ़ायदे होंगे, इससे भी ये आप जान जाएंगे। सस्ती मुद्रा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सस्ती मुद्रा नीति से उद्योगों, व्यवसायों, उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होता है। महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की सहायता मिलती है। यानी अगर आपको बाजार में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको मुद्रा को क्या करना पड़ेगा, महंगा करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप कई टॉपिक से अवगत हो गए। हम लोगों ने आज सीखा, ये जितने भी हम लोगों ने सीखी है मुद्रा और मुद्रा स्फीति के बारे में, ये सभी परीक्षा उपयोगी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।